अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। 3,000 से 10,000 रुपये में आप अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे, क्लाइंट्स को चीज़ें कैसे पहुँचाएंगे और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। इन तमाम बिजनेस वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में शामिल करके आपके लिए चैनल पर अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज नेशनली या इंटरनेशनली मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा चुकी हैं, आखिर वो क्या बिजनेस करती हैं, किस तरीके से वो पैसे कमा रही हैं और आप उनसे क्या कुछ सीख सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे मौजूद हैं और उनके स्टॉक्स खरीद कर आप उनके इन्वेस्टर कैसे बनते हैं और उस बिज़नेस से, उस पैसे से जो आप उस बिज़नेस को देते हैं वो मुनाफा कैसे बनाते हैं और उसके बदले आपको डिविडेंड या कैपिटल गेन किस तरीके से मिलता है। एक स्टॉक की दुनिया में जितनी कुछ बिगिनर्स के लिए टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, इस चैनल पर हमने हर वीडियो के अंदर आपके लिए आसान लफ्ज़ों में उसकी मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की है। हम अब आजकल जिस सीरीज़ पे चल रहे हैं वो ये है कि स्टॉक्स को जब हमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो उसके एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। मैं आपको किसी किस्म की कोई एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करती, मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं गाइड करती, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम किसी एक स्टॉक को एग्जाम्पल के तौर पर देखकर ये समझ सकें कि हमने उन चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, हमने एक बिजनेस के और इन्वेस्टमेंट के पहलू से इसको लेकर कैसे चलना है। अब तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे देखा जाता है इसको डिस्कस किया। हाँ, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से फिर हमने ये देखा कि जो रेशोज़ होती हैं वो कैसे निकाली जाती हैं। अब हमने तकरीबन वैल्यूएशन रेशोज़ पर आ चुके हैं जिसमें हम P/E रेशो का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट है इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आगे चलकर आपकी नई रेशो PEG रेशो से होता है, जो आपको PE रेशो के साथ एक ज़्यादा कह लें डिटेल्ड एनालिसिस करने में हेल्प करती है। तो शुरू करते हैं आज की इस एनालिसिस को। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ का मतलब है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ेगा या कम होगा। ये कंपैरिजन होता है इस साल के EPS और अगले साल के फोरकास्टेड EPS के दरमियान। ये मैट्रिक इन्वेस्टर्स को बताता है कि कंपनी का मुनाफा फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये मुनाफा ऊपर होगा, नीचे होगा या स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि करंट ईयर EPS कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हम अच्छी खासी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ मैं इसको शॉर्ट में कवर करूँगी। पहली हम करंट ईयर का EPS निकालते वक्त फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ हाफ ईयर का डाटा है जैसा कि Q1 या Q2 तो आप उसको एनुअलाइज करते हैं यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं ताकि आपको साल का डाटा मिल जाए। FFC की एग्जांपल लेते हैं कि अभी उसका Q1 गुजर चुका था, Q2 गुजर गया, तो हमारे पास तकरीबन 27.02 EPS Q2 के और Q1 के डाटा से मिलता है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साल का EPS हमें 54.04 मिलता है। अगर हमने अगले साल का EPS निकालना हो तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए 3 तरीके आम तौर पर मशहूर हैं। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस, यानी आप 3 से 5 साल के डाटा का एवरेज ग्रोथ रेट देखते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखते हैं। कुछ कंपनीज खुद अपनी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस इशू कर देती हैं और उसके थ्रू आपको ऑलरेडी कह लें कि फोरकास्टेड नेट इनकम का आइडिया होता है, तो आप जो फोरकास्टेड EPS है उसके थ्रू निकाल लेते हैं। या फिर आप इंडस्ट्री का और उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट, करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इन सब को देख रहे होते हैं। FFC के केस में अगर बात करें तो पिछले 3 साल में एवरेज एनुअल प्रॉफिट रेंज चेंज जो है वो तकरीबन -11.25 रहा है।
इस ट्रेंड को देखा जाए तो इसका प्रॉफिट तकरीबन 77 बिलियन है और अगले साल का एस्टिमेट करें तो तकरीबन 68.3 बिलियन फोरकास्टेड है। ये फोरकास्टेड जो है ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये हर डिफरेंट जो आपको वेबसाइट्स होंगी या डिफरेंट मैट्रिसेस के हवाले से डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई शख्स इसके लिए 3 साल का डाटा यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका 68 नहीं निकलेगा, अगर कोई 5 साल का यूज़ कर रहा है तो उसका डाटा कुछ और निकलेगा। सो ये आपने देखना है कि आप उसके हवाले से निकाल क्या रहे हैं। यहाँ हमने 3 साल की बात की थी तो हम उसके हवाले से इस डाटा को देख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगले साल का EPS निकालने के लिए हमें करना क्या होता है। आप सबसे पहले फोरकास्टेड नेट प्रॉफिट को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं। शेयर्स की गिनती हम करंट रिपोर्ट से लेते हैं, जैसे FFC के पास 1.423 बिलियन शेयर्स हैं। अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करें तो फोरकास्ट नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल शेयर से तो फोरकास्टेड EPS आ जाएगा जो तकरीबन 47.95 रुपये पर शेयर बन जाता है। अब हम इससे निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ। अब एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, अगले साल का EPS माइनस इस साल का EPS डिवाइडेड बाय इस साल का EPS मल्टीप्लाई बाय 100। अगर FFC की एग्जांपल लें तो 47.95 जो हमने फोरकास्ट किया माइनस 54.04 जो हमने इस साल का देखा डिवाइडेड बाय 54.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन हमारे पास माइनस 11.25% बन जाता है। ये नेगेटिव ग्रोथ का सिग्नल देता है, मतलब अगले साल मुनाफा पर शेयर कम होने का एस्टिमेट दिखाई देता है। लेकिन ये मतलब ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर रखकर ही आप पूरा का पूरा एक स्टॉक को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई नहीं करते हैं। आपको इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड और बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम ये बात करें कि ये मैटर क्यों करती है, ये जो हमने आज EPS ग्रोथ देखी है, तो अगर एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ पॉजिटिव होती है तो जो PEG है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है ग्रोथ वैल्यूएशन के लिए। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपको स्टॉक का पोटेंशियल सिर्फ ग्रोथ से नहीं बल्कि डिविडेंड, एसेट वैल्यू या इंडस्ट्री रिकवरी से भी वैल्यूएट करना होगा। FFC का PEG इस वक्त माइनस 0.76 और एंग्रो का माइनस 0.24 है, जिसमें यकीनी तौर पे ये दिखाई देता है जो रेशोज़ हैं उसके हवाले से कि जो FFC एंग्रो जो है उसका ग्रोथ आउटलुक थोड़ा बेहतर है, लेकिन FFC ने डिविडेंड ज़्यादा अनाउंस किए हैं और फिर इसमें बहुत सारी कह लें कि डेप वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो रही होती हैं। तो उन चीज़ों को भी जब आप ऐड करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स जब साथ शामिल होते हैं तो वो प्लस माइनस चलता रहता है और फिर जाकर आप किसी एक नतीजे पर पहुँचते हैं और वहाँ से फिर आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।